Hello students, today my topic is osmosis and osmotic pressure, class 12 chemistry, chapter solution. Now there are many phenomena. बच्चों आपने बहुत फिनोमिना आपने अपने घरों में देखे होंगे, अपनी मदर्स को करते हुए देखे होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपने उनको जब पिकल्स बनाते देखा होगा ना, आम का अचार, उस आम के अचार को जब बनाते हैं तो वो रॉ मैंगो पर नमक लगा के बहुत टाइम तक छोड़ देती हैं, है ना. फिर आपने देखा होगा कि जब आप फ्लावर्स लेते हो, फ्लावर्स 2-3 दिन अगर आप उसको जो प्लांट से तोड़ लेते हो, प्लांट से उसको तोड़ लेते हो तो क्या हो जाता है, उसमें वो श्रिवल करने लग जाते हैं. लेकिन जब उसी फ्लावर को वापस से पानी में डालते हैं तो वो रिवाइव कर जाते हैं, है ना. फ्रेश वाटर में ब्लड वेसल्स को जब आप सलाइन वाटर में डालते हो तो वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं. वेरियस फिनोमिना दैट यू हैव सीन इन डेली रूटीन लाइफ. क्लियर. तो नाउ अब ये जितनी भी प्रोसेसेस एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इन सभी एग्जाम्पल में एक चीज़ कॉमन थी. वो क्या थी कि ये सारे के सारे फिनोमिनास दैट इज़ बाउंडेड बाय एन मेम्ब्रेन. कि जितने भी फिनोमिनास थे और जो भी सब्सटेंस इन फिनोमिनास को शो कर रहा था वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड थे. और वो मेम्ब्रेन एनिमल ओरिजिन की भी हो सकती है और वेजिटेबल ओरिजिन की भी हो सकती है. नेचुरली जैसे कि पिग ब्लैडर्स की बर्चमैन पेपर होता है, सेलोफेन पेपर होता है, तो ये सब क्या होते हैं आपके नेचुरल जो है आपका क्या है मेम्ब्रेन. और जो सेलोफेन इज द बर्चमैन पेपर इज द प्योर दैट विल बी द सिंथेटिक मेम्ब्रेन. नाउ दीज मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कॉन्टिन्यूअस शीट. ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, कॉन्टिन्यूअस शीट होती है और इन मेम्ब्रेन्स पे वेरी 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 स्मॉल क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ द स्मॉल सॉल्वेंट. अब ये पोर्स की स्पेशलिटी ये है बच्चों कि ये पोर्स स्पेशल और सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही अपने अंदर से जाने देते हैं. नाउ वो सिलेक्टेड सब्सटेंस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर. वो वाटर क्या हो जाता है कि वो इन होल्स में से पास कर जाता है. बट जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि सोल्यूट्स होते हैं वो रुक जाते हैं, वो हिंडर हो जाते हैं. नाउ इस तरह की मेम्ब्रेन्स जो अपने अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो मूव करने देती है बट डज नॉट मूव द सॉल्यूट पार्टिकल्स. नाउ सच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स परमिएबिलिटी, पास होना, अंदर से पास होना. मीन्स ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने देगी, उन पोर्स में से पास होने देगी, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं होने देगी. नाउ अज्यूम, अगर हम ये अज्यूम करें कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इफ दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन, तो अब सोचो इसमें सिर्फ क्या पास करेंगे, सॉल्वेंट. अगर इसी मेम्ब्रेन को सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में रख दिया जाए तो फिर तो इसका मतलब इसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, है ना. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से मूव करेगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड. जहाँ पर आपने प्योर सॉल्वेंट रखा है वहाँ से सॉल्वेंट मूव करने लग जाएगा. किस साइड मूव करने लग जाएगा, जहाँ पर आपने क्या रखा है, सॉल्यूशन. और ये जो फ्लो हुआ है ना, किसका फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो. किस में से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से. नाउ दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. सो वी कैन easily define the osmosis, movement of solvent particles from solvent side to solution side is called osmosis. क्लियर. यानी अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड पे पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर मूव करवाएगी. अब प्रॉब्लम इज दिस, ये हो कैसे रहा है, मूव तो हो रहा है लेकिन मूव कैसे हो रहा है. तो आपने कभी सोचा जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज़ मूव कर रही है ना, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा, तभी तो वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर मूव कर रही है. नाउ द फ्लो विल कंटिन्यू. अब ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है ना, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती. ठीक है. नाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन साइड across a semi permeable membrane stopped if extra pressure is applied on the
सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है कि ये जो फ्लो होता जा रहा है ना, ये फ्लो तब तक रहेगा जब तक दोनों तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अब जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का फ्रॉम इट साइड, मीन्स जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है किसकी साइड से, सॉल्वेंट साइड से, किसकी तरफ, सॉल्यूशन साइड पे, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, वो स्टॉप हो जाएगा। अब वो स्टॉप कैसे होएगा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड करते हो। कहाँ पर अप्लाई करते हो, सॉल्यूशन की साइड पर। अगर सॉल्यूशन की साइड पे अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हो, जिससे ऑस्मोसिस का फिनोमिना मीन्स सॉल्वेंट पार्टिकल का मूव होना कहाँ से, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हो तो वो रुक जाता है। नाउ दिस प्रेशर, now that pressure which just stop the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. इसको हम क्या बोलते हैं, osmotic pressure. Now the flow of solvent from dilute solution to the concentrated solution through a semi permeable membrane means dilute से जब solvent move करता है concentrated side पे across a semi permeable membrane is also due to the osmosis. Now the important point to be kept in the mind is that solvent molecule always flow from lower concentration to the higher concentration. कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमेशा दिमाग में रखना बच्चे कि हमेशा सॉल्वेंट जो होता है वो फ्लो कर देगा थ्रू, अब वो फ्लो तो करेगा सेमी परमिएबल से, लेकिन फ्लो कैसे करेगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक जहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है और एक जहाँ पर ज़्यादा है तो वो फ्लो करेगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ बीन फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने लगाया ना उसको उसके स्टॉप को रोकने के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। नाउ सी दिस डायग्राम, नाउ here is two beaker and these two beaker are interconnected, ठीक है। वन इज द सॉल्वेंट बीकर एंड वन इज द सॉल्यूशन बीकर। नाउ द सॉल्वेंट बीकर इज वन हु हैज प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन साइड अ बीकर हु हैज सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में क्या रख दिया बच्चे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया। नाउ इसमें हमें पता है छोटे छोटे पोर्स है और वो पोर्स के सिर्फ किसको अलाउ करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। कहाँ से, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। अभी जाता जाएगा सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और ये तब तक जाएगा जब तक सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट साइड पे और सॉल्यूशन के साइड पर इक्वल ना हो जाए, क्लियर, इक्वल ना हो जाए। या फिर हम इसको तब भी रोक सकते हैं जब आप सॉल्यूशन साइड पे ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट कर दें, ज़्यादा कर दें, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल सॉल्वेंट साइड से मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन साइड पर वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। नाउ दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट मीन्स जो बाहर से प्रेशर लग रहा है जाने के लिए उससे एक्स्ट्रा प्रेशर। सी दिस डायग्राम, आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प कर रहा है कि पार्टिकल्स मूव करे सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे, लेकिन जो उसके ऊपर से सॉल्यूशन साइड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उससे हल्का सा भी अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो पार्टिकल मूव करना बंद कर जाएगा और वो आपका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज़्यादा है, क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। तो वो हमें हमेशा कहाँ अप्लाई करना है, सॉल्यूशन साइड पे ही अप्लाई करना है, जिससे ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो सके और स्टॉप कर सके। मीन्स सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पर जाना बंद कर सके, प्रिवेंट कर सके, रोक सके। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। ये नहीं डिपेंड करती कि आपने किस तरह का सोल्यूट लिया है, बट डिपेंड अपॉन द हाउ मच यू विल टेक द सोल्यूट, क्लियर।
नाउ द फॉर dilute solutions it has been found experimentally that ये पता किया गया है कि जो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के. नाउ C ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, C where C is the concentration of the solution and concentration can be find out moles per liter and that is you can say that molarity. Now pi represent the osmotic pressure, C concentration, R constant and T that will be the temperature. So you can say osmotic pressure is equal to concentration, gas constant and time. Now we can calculate the concentration. Now C is the concentration, that is moles per liter, where N2 is the moles of solute. So we can apply this to this formula, pi is equal to CRT, or you can say the pi is equal to N2 by V RT. Now we know that the value of N2, this numbers of moles of the solute, that is equal to W2 by M2. Now from the N2 side we can easily write it W2 by M2 and we will multiply the pi with V. So pi V, pi means osmotic pressure, V is the volume. Now pi V is equal to W2 RT upon M2. Now we can easily find out the molar mass. M2 is equal to W2 RT by pi V. Now if we know the value of W2 RT pi V, we can easily calculate the molar mass of the solute. Now measurement of osmotic pressure provide another. Now measurement क्या provide कर रहा है आपको कि एक another method provide कर रहा है determining the molar mass of the solute and this method is widely used to determine the molar masses of. अब इस मेथड से आप किस किस के मोलर मास निकाल सकते हो बच्चों, जैसे प्रोटीन्स है, पॉलीमर्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वी कैन इजीली कैलकुलेट इट. नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ द एडवांटेज ओवर अदर मेथड. अभी तक आपने रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर देखा है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा, लॉवर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखी आपने, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था बच्चे. नाउ ये जो है प्रेफर की जाती है, एडवांटेज है किससे, अदर मेथड, एज प्रेशर मेजर इज अराउंड द रूम टेम्परेचर. और प्रेशर किस पे है, डिपेंड करता है, रूम टेम्परेचर पे मेजर हो जाता है. और दूसरा एंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी. एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्जर इवन फॉर द ड्राई डेल्यूट सोल्यूशंस. अगर हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मैच करें तो हम इवन ज़्यादा जो है डेल्यूट सोल्यूशंस के साथ भी इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसका, सोल्यूट का. The technique of the osmotic pressure for determining of the molar mass of the solute is particularly useful for the biomolecules and generally not stable at higher temperature and the polymers have poor solubility. क्लियर कि भाई अगर आपको मोलर मास निकालना है ना तो यूज़फुल है ये बायोमोलिक्यूल्स के लिए, ठीक है. जनरली नॉट सुटेबल फॉर द हायर टेम्परेचर, बट हायर टेम्परेचर पे नहीं क्योंकि पॉलीमर्स हैव द पुअर सॉल्युबिलिटी. नाउ नेक्स्ट इज टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट ए गिवन टेम्परेचर्स पर तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. नाउ व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की इक्वल हो जाए. अगर आप कोई सॉल्यूशन तैयार करते हो और उसमें सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, यू कैन से दिस इज द आइसोटोनिक solutions. When such solutions are separated by the semi permeable membrane, अगर आप इन solutions के बीच में अगर semi permeable membrane को रखते हो तो no osmosis occur between them, कोई osmosis होगी ही नहीं. Clear? For example, osmotic pressure associated with the fluid, किस fluid से, inside the blood cell is equivalent to the 0.9% mass by volume sodium chloride solution. तो आप ये कह सकते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर किससे एसोसिएट है, फ्लूइड जो किसके अंदर, हमारे ब्लड सेल के अंदर है,
वो किसकी इक्विवेलेंट है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन की। तो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। और इसको हम इंट्रावेनसली मीन्स डायरेक्टली वेन के अंदर इसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी प्लेस द सेल इन ए सोल्यूशन, अगर मैं इस सेल को किस सॉल्यूशन के अंदर रख दूं जो कि मोर देन है 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा कंसनट्रेशन है, द वाटर विल फ्लो ऑफ द सेल एंड दे विल श्रिंक। तो अब क्या हो जाएगा, जो सेल में से वाटर जो है वो बाहर फ्लो करना लग जाएगा और वो श्रिंक करने लग जाएगा। अब ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। नो बच्चे, हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा क्या है? सोल्यूट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या है? ज़्यादा। अब मोर क्या है? सोल्यूट है। और जहाँ सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट सेल के अंदर कम, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो, यानी सेल के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और सेल क्या करने लग जाएगा? श्रिंक। क्लियर? और अगर मैं 0.9% कम सोल्यूशन NaCl के अंदर किसी सेल को रखती हूँ, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नाउ हाइपो मीन्स कम, यानी नीचे, क्या चीज़ कम है? सोल्यूट कम है। तो जिस सॉल्यूशंस में सोल्यूट कम हो जाता है या फिर सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। नाउ अब इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं किसी सेल को रखती हूँ, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में अगर मैं किसी सेल को रखती हूँ, अब हाइपो में क्या है? वाटर ज़्यादा है। क्लियर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में सोल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? पार्टिकल जो वाटर है वो मूव करने लग जाएगा किसके अंदर? सेल के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? सेल स्वेल करने लग जाएगा और अल्टीमेटली कंडीशन ये आ जाएगी कि इट गेट बर्स्ट। सो इन ब्रीफली अगर कहें हम कि सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आप किसी सेल को रखते हो, देयर विल बी नो चेंज, नो आउटवर्ड फ्लो, नो इनवर्ड फ्लो। नाउ दैट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज 0.9% NaCl सॉल्यूशंस। क्लियर? ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी मोर देन 0.9%। अब इस केस में पानी बाहर, सेल में से वाटर क्या निकलने लग जाएगा? बाहर निकलने लग जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक करने लग जाएगा। अगर आप अब इसी को ही किस में रख दें? लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन सेल को अगर हम इसमें रख दें तो अब पानी बाहर से अंदर जाने लग जाएगा। किसके अंदर? सेल के अंदर जाने लग जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सेल क्या करने लग जाएगा? स्वेल करने लग जाएगा और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? ब्रेक करने लग जाएगा। क्लियर? वो कोलैप्स हो जाएगा। नाउ दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. Now, the phenomena mentioned in the beginning of the section can be explained on the basis of osmosis. तो ये जो फिनोमिना था हमने ऑस्मोसिस के फिनोमिना पे ही एक्सप्लेन किया है। Now, a raw mango, एक कच्चे आम को, रो मैंगो को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा जाता है, तो अगर कच्चे आम को एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा जाता है, वो अपने वाटर को लॉस कर देगा बाय ऑस्मोसिस एंड उसके अंदर क्या शुरू हो जाएगी? श्रिवल। तो वो क्या शुरू हो जाएगा? श्रिवल। विल्टेड फ्लावर्स, सिकुड़े हुए, ठीक है, सिकुड़े हुए जो फ्लावर्स होते हैं जो अपने वाटर की लॉस कर जाते हैं, तो इस विल्टेड फ्लावर को अगर मैं पानी में रखूँगी वो रिवाइव हो जाते हैं, है ना? कैरेट दैट बिकम लिम्प, तो वो जो कैरेट्स होती है जो लिम्प हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर। कभी नोटिस करना बच्चे, हम अपने घरों में कैरेट्स को लेके आते हैं, अगर हम 2-3 दिन उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ जाते हैं तो वो भी लिम्प मीन सिकुड़ने वापस से वैसी हो जाती हैं। तो वो भी क्यों हो रही हैं? क्योंकि वाटर लॉस होता जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको फिर से पानी में रख देंगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो वाटर, अब क्यों? क्योंकि वाटर मूव कर गया उसके सेल में से थ्रू द ऑस्मोसिस। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% सॉल्ट्स, अगर आप लेस देन 0.9% सोल्ट के सोल्यूशन में रखते हो, ब्लड सेल स्वेल कर गया। स्वेल क्यों करा? क्योंकि अंदर क्या मूव करने लग गया? वाटर। किस फिनोमिना से? बाय ऑस्मोसिस। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सोल्ट,
जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं और सॉल्टी फूड खाते हैं उनके एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स। तो जो ज़्यादा नमक खाते हैं तो उनके टिश्यू सेल्स में भी बहुत ज़्यादा पानी जो है उनके टिश्यू सेल्स में इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है, अब रिटेंट होने लग जाता है इंटरसेल्युलर स्पेस में भी बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जिससे क्या हो जाएगी पफीनेस और स्वेलिंग, जिससे क्या आएगा पफनेस आएगी या फिर क्या आएगी स्वेलिंग आएगी, जिसको हम बोलते हैं एडिमा, उसको हम क्या बोलेंगे एडिमा। तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट्स, जो सॉइल से प्लांट के अंदर जो वाटर मूव कर रहा है और उसके बाद वो कहाँ जा रहा है अपर पोर्शन यानी स्टेम से होता हुआ अल्टीमेटली कहाँ जाता है लीफ के पास, विच इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ऑस्मोसिस। मीट के ऊपर आप सॉल्ट लगाते हो, फ्रूट्स पे शुगर डालते हो उस बैक्टीरियल एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी क्या है आपका ऑस्मोसिस। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस अ बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट्स लॉस वाटर, जो इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगा जो किस पे सॉल्टेड मीट पर है या कैंडिड फ्रूट्स पे, वो वाटर को लॉस करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाएगा श्रिवल हो जाएगा और अल्टीमेटली वो डाई कर जाएगा। Now this is your osmosis. Now next is your topic reverse osmosis and water purification. Now reverse osmosis क्या कि direction of osmosis can be reverse. तो अभी बच्चे पहले क्या पढ़ा था हमने ऑस्मोसिस कि सॉल्वेंट साइड से पार्टिकल सॉल्यूशन साइड पर मूव कर रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब उल्टा करना है, रिवर्स मतलब उल्टा, मीन्स अब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट को मूव करवाना है, कहाँ मूव कराना है सॉल्वेंट साइड पर, जिसको हम क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आप नोटिस करो बच्चों, आप घरों में हम फिल्टर लगाते हैं आरओ, जिसको हम बोलते हैं आरओ। नाउ आरओ इज फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो मेथड होता है वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक में, जो हमारे घरों में फिल्टर्स लगे हुए होते हैं उसमें यूज़ होता है। Now this is now, अब क्या होता है the direction of the osmosis can be reversed if the pressure larger than the osmotic pressure। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आप सॉल्यूशन साइड पर लगा देते हो तो अब क्या होगा नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन को छोड़ के किस साइड मूव करेंगे सॉल्वेंट साइड पे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस एंड is of a great practical utility. Reverse osmosis is used in the desalination. Desalination means मतलब सी वाटर में से आपने क्या निकालना है सोल्ट्स को रिमूव करना है, तो इसको वो किस टेक्निक से करेंगे आप रिवर्स ऑस्मोसिस से। ना सिस्टमेटिक सेटअप फॉर दिस प्रोसेस, जो देखो आपको इस डायग्राम में नजर आएगा, सी दिस डायग्राम हेयर टू कंपार्टमेंट्स, इन वन कंपार्टमेंट देयर विल बी द सोल्ट वाटर and in one compartment is fresh water and both are interconnected with the semi permeable membrane। यू नो डैट कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका लगेगा किस पे लगेगा दोनों साइड पे लगेगा, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा दोनों साइड पे लगेगा। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपका सोल्ट वाटर है उस पर अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, किससे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, तो अब जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के कहाँ मूव करने लग जाएंगे फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेंगे और वहाँ से जो है फ्रेश वाटर आपको मिलने लग जाएगा। क्लियर। नाउ प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। अब प्योर वाटर जो है वो बाहर निकलने आ जाएगा कहाँ से सॉल्यूशन साइड से, किस तरफ सॉल्वेंट साइड पे। तो वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स इज अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। नाउ द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। अब अगर आपने रिवर्स ऑस्मोसिस करना है ना बच्चे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अ वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज़ अ फिल्म ऑफ सेल्यूलोज। जो पोरस मेम्ब्रेन है जो कौन सी है सेल्यूलोज एसीटेट की है, वो सुटेबल सपोर्ट के साथ इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में रख जाती है। नाउ सेल्यूलोज एसीटेट इज परमिएबल
टू वाटर। इसमें से आप वाटर को तो पास कर सकते हो, लेकिन इम्प्यूरिटीज़ इसमें से कैसे जाती है, जैसे कि आयंस है जो सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं। दीज डे मैनी कंट्रीज यूज डीसैलिनेशन प्लांट्स टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट्स। नाउ आजकल काफ़ी कंट्रीज इस मेथड को यूज़ कर रही है, डीसैलिनेशन के प्रोसेस को, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, ताकि वो जो पोर्टेबल वाटर मीन्स पीने वाला जो वाटर है वो अवेलेबल करा सके। Now here your colligative property is, now our new topic is abnormal molecular masses. Now what are abnormal molecular masses? We know that ionic compounds when dissolved in water it dissociate into cations and anions. ये तो बच्चे हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को हम पानी में या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कीटायन और एनायंस की फॉर्मेशन करते हैं। अब एग्जांपल्स, नाउ इफ वी डिसॉल्व 1 mole of KCl, now 1 mole means 74.5 gram means KCl, mass of the KCl is 74.5 gram. When it dissolve in water we expect, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 mole क्या प्रोड्यूस होंगे, पोटेशियम आयंस, और 1 mole प्रोड्यूस होंगे क्लोराइड आयंस इन द सॉल्यूशन। इफ दिस हैपन दैट मीन्स देयर विल बी द 2 moles ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशंस। अगर 1 मोल आपने लिया है तो वो ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने से 1 मोल पोटेशियम आयंस प्रोड्यूस होंगे और 1 मोल क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोराइड आयंस। दैट मीन्स सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट हो गए, 2 मोल्स। अगर हम इंटर आयनिक इंट्रैक्शन को इग्नोर भी कर दें ना कि क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो होनी है, तो 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg ऑफ वाटर, तो अगर मैं देखूं अगर 1 मोल आप KCl लेते हो 1 kg वाटर के अंदर तो इट वुड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो वो क्या इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब वो कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, बाय 2 × 0.52 केल्विन एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 1.04 केल्विन, कि भाई वो डबल कर देंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट्स को क्योंकि डबल आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ इफ़ वी डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हमें डिसोसिएशन नहीं पता तो वी कुड बी लीड टू कंक्लूड दैट द मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल इज 74.5 ग्राम्स। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नहीं पता है तो ये कंक्लूड हमने किया हुआ है कि 2 मोल्स पार्टिकल का मास कितना है, 74.5 ग्राम। एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl, अगर मैं 1 मोल KCl लेती हूँ दैट इज 37.25 ग्राम। नाउ दिस ब्रिंग इनटू द लाइट द रूल दैट व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट्स, तो यहाँ से हमें पता चला कि जब सोल्यूट का डिसोसिएशन होता है आयंस के अंदर तो जो उनका मोलर मास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है वो इज़ ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। तो उसकी ट्रू वैल्यू से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मोलर मास कब कम आता है। नाउ नेक्स्ट केस इज मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड। नाउ अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इथेनोइक एसिड का, नाउ फॉर्मूला ऑफ द इथेनोइक एसिड इज CH3COOH डाइमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डाल देते हैं तो वो डाइमराइज मीन्स 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलिंक कर जाए। दिस नॉर्मली हैपन इन द सॉल्वेंट। ये नॉर्मली किस केस में होता है, सॉल्वेंट्स में होता है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है। इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइमराइजेशन, बिकॉज अगर आप 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमर करके सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तैयार किएंगे, तो इसका मतलब एसोसिएशन हमेशा क्या बताता है, अनडाउटेडली स्टेट्स दैट इफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन द बेंजीन, अगर सारे इथेनोइक एसिड जो मिक्सअप हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं या एसोसिएट कर जाते हैं बेंजीन के अंदर, देन del TB एंड del F ऑफ द इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू, क्योंकि मोल्स कम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए हैं, पार्टिकल्स कम हो गए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हम अब इन वैल्यूज़ को लेके मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा एक्सपेक्टेड टू बी ट्वाइस, तो एक्सपेक्टेड वाली से कैसे आता है, डबल आता है। तो सच ए मोलर मास दैट इज़ आइदर लोअर, अब जो ये मोलर मास या तो कम आ रहा है या फिर कैसा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, किससे,
नॉर्मल वैल्यू से तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, यानी नॉर्मल से चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ, मोलर मास, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। इन 1880 वॉन्ट हॉफ, बेटा ये साइंटिस्ट हैं, वॉन्ट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, नाउ दैट इज कॉल्ड आई, एंड आई इज कॉल्ड द वॉन्ट हॉफ फैक्टर्स, एंड वी कैन ईजिली अकाउंट correlate this want of factor with the extent of dissociation and association. Now I, how can we calculate the want of factor? I is equal to normal mass, जो नॉर्मल है, अपॉन में एबनॉर्मल। नो एबनॉर्मल मीन्स जो आपकी एसोसिएशन करके मोलर मास कैलकुलेट करके आया है या फिर डिसोसिएशन करके आया है, तो आप क्या फॉर्मूला बना देंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये ऑब्जर्व है, और दूसरी आपने कैलकुलेट की है, तो सेकंड क्या हो जाएगी, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ वन मोर फॉर्मूला, you can say this, total number of particles, total number of moles of particle after association और dissociation। आई कैसे निकालेंगे, कितने भी पार्टिकल्स आपके एसोसिएट हो रहे हों चाहे वो डिसोसिएट हो रहे हों, डिवाइडेड बाय आपने कितने पार्टिकल्स लिए हैं, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। Hence abnormal molecular mass is experimentally determined by the molecular mass and calculated qualitative properties are obtained। अब यहाँ से हमें पता चला कि जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज़ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइंड मॉलिक्यूलर मास, लेकिन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो कब ऑब्टेन होती है, बाय अज्यूमिंग दैट द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज़ नाइदर एसोसिएटेड और नॉर डिसोसिएट। क्लियर, तब हमारी कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आएगी। इन दिस केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज़ लेस देन द यूनिटी। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आपका आंसर कैसा आएगा, आई की वैल्यू यूनिटी यानी 1 से कम आएगी, लेकिन डिसोसिएशन हो रहा है तो जो वैल्यू आएगी वो यूनिटी से ग्रेटर देन आएगी। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई इन एक्वस KCl सोल्यूशन कम्स आउट टू बी 2, बट इथेनोइक एसिड कम्स आउट टू बी 0.5। कैसे, क्योंकि KCl मॉलिक्यूल आपने एक लिया है, लेकिन आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर इट गिव्स 2 मोल्स, तो यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 इट कम्स आउट टू बी 2। बट इन केस ऑफ इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल आपने 2 लिए हैं, बट आफ्टर एसोसिएशन डाइमराइजेशन हो गई एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 मॉलिक्यूल। क्लियर, तो इसका मतलब 1/2 और इट कम्स आउट टू बी 0.5। Now inclusion of the Wanter factors modify the equation। अब आपने बच्चे जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपने अभी तक स्टडी की है, whether it is relative lowering, whether it is depression in freezing point और elevation in boiling point और osmotic pressure, उसको हम Wanter factor से कैलकुलेट करेंगे by multiply the qualitative property with I। So your first qualitative property is relative lowering of vapor pressure of the solvent, and your formula is P1 naught minus P1 upon में P1 naught, where the P1 naught vapor pressure of the pure solvent, with P1 partial pressure of that solvent, N2 number of moles of the solute, N1 number of moles of the solvent, multiplied by I, where I is the want of factors। Now elevation in boiling point, del TB, elevation in boiling point, KB, abrasioscopic constant, M, molality, I, want of factor। Same here you can calculate the depression in freezing point and also osmotic pressure of the solution। Not depicted। जब हम ये टेबल अगर हम देखते हैं तो हमें डिपिक्ट होता है कि अगर हम वैल्यू ऑफ आई NaCl, KCl, अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लेते हैं तो 0.1 m, 0.01 m डिफरेंट मोलारिटी पे आपको क्या दे रखा है, वैल्यूज 0.87, 0.94, 0.1, 0.97 एंड वांट ऑफ फैक्टर ऑफ द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इज 2। आयंस कितने बनेंगे, 2 और यहाँ पे K2SO4 में आयंस कितने बनेंगे, 3, 2 फॉर पोटेशियम, 1 फॉर सल्फेट। क्लियर, नाउ हेयर we can easily explain that we can calculate the molar mass। I hope
You understand the abnormal molecular masses?